बायोलॉजी में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे आपको, वो मैं लिख दे रहा हूँ। पहला जो हमने पढ़ाया था टॉपिक वो था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ये आप पढ़ चुके हैं, वाटर्स का, मिनरल्स का और फूड का। ठीक है। दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा था मिनरल न्यूट्रिशन बाय द ग्रीन प्लांट्स। मिनरल न्यूट्रिशन बाय द ग्रीन प्लांट्स। तीसरा टॉपिक आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। ये सब आपस में रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद हम आए थे रिस्पिरेशन में। रिस्पिरेशन में हमने आपको पढ़ाया था ग्लाइकोलिसिस। दूसरा हमने पढ़ाया था एनाएरोबिक रिस्पिरेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब इसके बाद तीसरा था एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन। अब थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं चीजों को जो आप इन लॉकडाउन में भूल चुके होंगे। ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, हाउ मिनरल्स एब्सॉर्ब, उसके बाद फोटोसिंथेसिस फ्रॉम CO2 एंड हाइड्रोजन डोनर H2O और इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस H2S, और फिर फोटोसिंथेसिस में बनना कार्बोहाइड्रेट का। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को हम हल्का सा एक फ्लो चार्ट के हिसाब से बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स ही केवल एनर्जी का ट्रांसड्यूसर है और पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए दुनिया में केवल सन ही, सूरज ही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, और इस एनर्जी को सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ट्रैप कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स में हो गए कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। इसके बाद एल्गी में कुछ रेड और ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोब्लेन्स। चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल, ये आपने पढ़ा था, है ना, एसेंशियल पिगमेंट। उसके बाद एसेसरी पिगमेंट में आपने पढ़ा था क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? तो लीफ के मेसोफिल सेल्स में। तो ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पाया गया, क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन लीफ मेसोफिल सेल्स। चलिए, ये हो गया मेसोफिल सेल्स। अब ये लीफ मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, इसके दो पार्ट आपने पढ़े थे। ये क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनम पार्ट, ये ग्रेनम पार्ट, ग्रेना जिसको हम कहते हैं, प्लूरल है, सिंगुलर ग्रेनम, और स्ट्रोमा लैमेली। इसके दो हैं, ये तो आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। सेल साइकिल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ये ग्रेना, ये स्ट्रोमा लैमेली। और ये ग्राउंड सब्सटेंस आपको याद होगा जो बना चुके हैं ऑलरेडी, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। उसके दो फेज हैं, लाइट रिएक्शन। ग्रेना इज द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा
इज द पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। और ठीक ढंग से बोले साइंटिफिक टर्म में, तो फोटोसिंथेसिस के दो फेज हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दो फेज हैं, फोटोसिंथेसिस के दो फेज हैं, है ना। पहला जो पार्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसको आप लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहां क्या होता है, यहां बनते हैं सिंथेसिस ऑफ एसिमिलेटरी पावर, सिंथेसिस ऑफ एसिमिलेटरी पावर। ये एसिमिलेटरी पावर कौन बनते हैं, लाइट रिएक्शन, इसमें बनते हैं एटीपी, एक एसिमिलेटरी पावर, और दूसरा है एंड NADPH2, इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। NADPH2 आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर, यही कार्बन को रिड्यूस करता है। चलिए इतना हो गया। अब इस NADP और ATP का यूज किसमें करते हैं, तो बायोकेमिकल, जो डार्क रिएक्शन बोले थे, बायोकेमिकल रिएक्शन, दैट इज डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में ये एटीपी और NADPH2 के यूज से, ये स्ट्रोमा में होता है। ये कहाँ हो गया, ये स्ट्रोमा में, और ये कहाँ हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये हो गया तुम्हारा ग्रेना में। चलिए स्ट्रोमा में। अब इस एटीपी और NADPH2 को यूज करके कौन, CO2 का एसिमिलेशन होता है, जुड़ते हैं और ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ये बन गया। इसलिए हम, ये इकट्ठा हुआ कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, तो स्ट्रोमा में। अब ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, फिर ये सोर्स टू सिंक ट्रांसपोर्ट होता है और फिर स्टार्च के रूप में रिजर्व हो जाता है। अब यही फूड है ऑर्गेनिजम्स का। क्लियर। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल आपने 10th में पढ़ा होगा, जो डिफरेंट है, तो कोई भी ट्रॉफिक लेवल में जो शुरू होता है वो पहला प्रोड्यूसर से, तो ट्रॉफिक लेवल जिसको आपने फूड चेन पढ़ा होगा, फूड वेब, तो प्रोड्यूसर से शुरू होता है। तो ये ग्रीन प्लांट्स कौन है, तो ये ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर है। अब ये फूड चेन या फूड वेब के द्वारा कंज्यूमर में चला जाएगा, और यही केवल सन थ्रू प्लांट्स, ये फूड, ये एनर्जी किसमें जाएगा, डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल, मीन्स प्रोड्यूसर खुद यूज करेगा, जो बचेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर करेगा, जो बचेगा फिर सेकेंडरी कंज्यूमर करेगा यूज, एज अकॉर्डिंग टू द फूड चेन और फूड वेब, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, अब आ जाइए। तो अब ये जो फूड आ गया, क्या ये फूड खाने से, कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। इसके बाद अनदर प्रोसेस शुरू होता है, respiration, already डिस्कस कर चुके हैं। respiration, that is the breakdown of carbohydrate principally। वैसे ब्रेकडाउन फैट का भी होता है, ब्रेकडाउन जो है प्रोटीन का भी होता है, लेकिन वो कंडीशनल है। वो क्या है, कंडीशनल है। तो प्रिंसिपल जो कंपाउंड है जो ब्रेकडाउन करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, इनटू सिंपलर वंस, और रिलीज करता है एनर्जी। इसलिए रिस्पिरेशन को हम, इन कॉन्ट्रास्ट टू फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं एक्सर्गोनिक प्रोसेस, एनर्जी देने वाला, और इसी एनर्जी से हमारा लाइफ प्रोसेस चलता है। अब कहता है कि इस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज एक्चुअली, ये रिस्पिरेशन कैसा रिस्पिरेशन है, ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। अब ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड के वेसल्स के द्वारा या प्लांट में ये ग्लूकोज एक प्रोसेस में जाता है ब्रेक डाउन का, जिसको हम बोलेंगे रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन के कई फेजेस हैं, अब रिस्पिरेशन के कई फेज हैं, तो ट्रूली इसको हम बोलेंगे सेलुलर रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आपको सिर्फ रिकॉल करा रहे हैं।
तो इसका पहला पार्ट आपने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस सिंपली लिसिस ब्रेक डाउन किसका, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस। आपने इसको पढ़ा होगा, ये कॉमन है। ये कॉमन है किसके लिए, ये कॉमन है बोथ एरोबिक, कॉमन है बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन के लिए। ये कॉमन है जी, रिस्पिरेशन। थोड़ा सा याद करा देते हैं पहले का, है ना। और ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। और आपने इसको पढ़ा था, साइटोप्लाज्म साइट होता है इसका, और ये कॉमन है। फिर बताओ एरोबिक और एनारोबिक के लिए साइटोप्लाज्म साइट है। अब ग्लाइकोलिसिस के आपने सिनोनिम्स भी पढ़े होंगे। इमडन मेयरहॉफ पार्नस ने इसको डिस्कवर किया था, जर्मन बॉटनिस्ट, उसी के नाम पे हो गया ईएमपी पाथवे या कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एज वेल एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब कहता है कि ग्लूकोज ये डिफरेंट स्टेप्स में, स्पेसिफिक स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके दो मॉलिक्यूल पायरुवेट का बनाते हैं या पायरुविक एसिड का, जो ऑलरेडी हम लोग पूरी तरह से इसको डिस्कस कर चुके हैं एक एक स्टेप को, है ना। कहाँ एनर्जी रिलीज होती है, कहाँ एनर्जी कंज्यूम होता है, वो हमने बैलेंस शीट भी आपको बना दिया है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड C3H4O3, खत्म कहानी, ठीक है। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप, तो चूंकि ये कॉमन है इसलिए ये कैसे टूटेगा, एनारोबिकली और एरोबिकली। अब आ जाइए, दूसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे एनएरोबिक। ये बी मान लो और बी का पार्ट 1 कर लो। ये एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक, दिक्कत हो तो पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन। अल्कालिक फर्मेंटेशन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है और एनारोबिक रिस्पिरेशन इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। अल्कालिक फर्मेंटेशन में एनर्जी स्टोर नहीं होता और एनारोबिक रिस्पिरेशन में एनर्जी स्टोर होता है। याद करो ईस्ट रिस्पिरेशन, है ना, कि अगर अल्कोहल इथेनॉल का अगर कंसंट्रेशन 13% हो जाएगा तो जो प्रोसेस है रिस्पिरेशन का, वो एनारोबिक रिस्पिरेशन का, वो रुक जाएगा, क्योंकि वो 13% जो कंसंट्रेशन है वो टॉक्सिक हो जाता है किसके लिए, ईस्ट के लिए, है ना। अब दोनों में एक ही चीज, अब एनारोबिक रिस्पिरेशन में एनर्जी स्टोर होते हैं, इसमें नहीं। दूसरा हमने बताया था अकॉर्डिंग टू लैक्टिक NCERT, इट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर, ये एनारोब्स में चलते हैं। किस में चलते हैं जी, ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में चलते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में। अब जो एरोबिक है उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। एनारोबिक रिस्पिरेशन कभी भी कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं कहा जाएगा, है ना। अब आ जाओ, दूसरा पार्ट है एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं जी, याद रखना। एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड, दो कर दो, याद रहेगा, यही बना था ग्लाइकोलिसिस में, पायरुविक एसिड। अब एरोबिक ब्रेकडाउन के अगर हम गौर करें तो कई स्टेप में बांट सकते हैं, लेकिन उसका जो पहला स्टेप है, हम इजी वे में करना चाहें तो एरोबिक ब्रेकडाउन का पहला स्टेप है
लिंक रिएक्शन, याद होगा, पढ़ा चुके हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सीलेशन भी कहते हैं, डीकार्बोऑक्सीलेशन भी कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सीलेशन। दूसरा पार्ट था तुम्हारा क्रेब्स साइकिल, याद करो क्रेब्स साइकिल, 10th में भी पढ़े होंगे क्रेब्स साइकिल, या इसको बोलते हैं टीसीए साइकिल, या इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ये सब पढ़ चुके हैं, बस रिकॉल करा रहे हैं, याद रखना सिट्रिक एसिड साइकिल। ये दो हो गया। अब ये जो क्रेब्स साइकिल या लिंक रिएक्शन या एरोबिक प्रोसेस का तीसरा हिस्सा है टर्मिनल ऑक्सीडेशन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तीसरा हिस्सा क्या है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ये तीसरा हिस्सा है ना, ये फाइनल है। अब आप याद रखना क्रेब्स साइकिल्स में या एरोबिक क्रेब्स साइकिल्स में हमें क्या मिलते हैं? तो NaDH2 और FADH2। लिंक रिएक्शन में भी 2 NaDH2 FADH2 मिलते हैं। अब इनका इसका साइट कौन है लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल्स का? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये इसके साइट हैं, याद हो गया? ठीक है, अब आएंगे हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन में। उससे पहले बताएं कि लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जिसको जाना पड़ेगा टर्मिनल ऑक्सीडेशन में। अब इनका प्रोडक्ट क्या है ये हम बता रहे हैं। इनका प्रोडक्ट है Na, प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ब्रेकडाउन का पहला हिस्सा, प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, गौर करो क्रेब्स साइकिल। अब याद रखो इसको क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट्स को NaDH2 एंड FADH2 और 2 GTP बनते हैं जो बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे फाइनल एरोबिक ब्रेकडाउन का उसमें डिस्कस करेंगे। अब कहता है क्रेब्स साइकिल में कितने NaDH2 बनते हैं? तो अगर मैं लिंक को भी जोड़ दूं, लिंक रिएक्शन को, तो यहां पे हमें 2 NaDH2 मिले, 2 NaDH2 मिले, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनमें रहता है, याद रखना। क्रेब्स साइकिल में कितने NaDH2 मिले? तो क्रेब्स साइकिल में 6 NaDH2 मिलते हैं, कितने जी? 6। और FADH2 कितने मिलते हैं? ये 6। और FADH2 जो मिलते हैं वो मिलते हैं 2 FADH2। क्लियर? अब मैंने जैसे कहा कि इनमें ह्यूज अमाउंट है किसका? एनर्जी का। अब ये ह्यूज अमाउंट जो एनर्जी का बना एरोबिक ब्रेकडाउन में, दैट इज लिंक रिएक्शन या गेटवे स्टेप या क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है, इनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है। अब ये एनर्जी हमारे लिए यूजेबल जो फॉर्म है वो केवल ATP है। अब ये जाएंगे टर्मिनल ऑक्सीडेशन में, NaDH2 FADH2 ये सारे जाएंगे किसमें? टर्मिनल ऑक्सीडेशन में। वहां जाने के बाद ये बनाएंगे ATP by the process that is called oxidative phosphorylation। फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस का, उसमें और इसमें फर्क यह है कि वो लाइट की एनर्जी है जो ATP बनाती है, और यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी वो NaDH2 और FADH2 के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगा उससे एनर्जी बनेगी, बस यही फर्क है। तो वो ऑक्सीडेशन होगा किसका? NaDH2 का, और ऑक्सीडेशन किसका होगा? FADH2 का। बनेगा क्या? ATP।
वहां किसके एनर्जी से बनता था? लाइट के, फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ किसके एनर्जी से बन रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH2 FADH2, hence it is called oxidative phosphorylation। अब ये जो ब्रेक डाउन होना है फाइनली, है ना, तो आपको हम पहले लिखा चुके हैं, उस प्रोसेस का नाम है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अब आते हैं हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन पे। टर्मिनल ऑक्सीडेशन क्या है? याद रखिए कि ऑक्सीजन एरोबिक ब्रेकडाउन के, चाहे वो लिंक रिएक्शन हो या क्रेब्स साइकिल हो, कहीं भी ऑक्सीजन यूज नहीं होता। कहां यूज होता है? तो ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के टर्मिनस पे, जहां समाप्त होता है, वहीं ऑक्सीजन यूज होता है। ठीक है, तो याद रखना कि क्रेब्स साइकिल में या लिंक रिएक्शन में कहीं भी कोई ऑक्सीजन यूज नहीं होता। अब आते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इसका साइट क्या है? इसके कितने पहलू हैं? पहले इस पे गौर करो। इसको दो पहलू में स्टडी करेंगे। एक पार्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। और दूसरा इसका पार्ट है टर्मिनल ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ATP का बनना, यहीं पे बनते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यही ATP बनते हैं। अब ये ETS, ठीक है। अब आते हैं ETS क्या है। जरा माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा रिकॉल कर लें तो ETS भी समझ में आ जाएगा। आइए माइटोकॉन्ड्रिया को रिकॉल करें थोड़ा सा सेल बायोलॉजी का। जैसा आप जानते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपने क्रिस्टी पढ़ा होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर। अब ये हो गया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और ये तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और इसको आपने कहा था क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा, प्लूरल क्या हो गया? क्रिस्टी, ठीक है। और इस क्रिस्टी से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको आपने कहा था ऑक्सीजोम F0 F1 पार्टिकल। ये है, ये सारा इनर मेम्ब्रेन से ही सब अटैच है। ये F0 F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या ET पार्टिकल, या इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। अब आते हैं कि ETS का लोकेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कहां लोकेटेड है? तो साइट ऑफ ETS जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये पूरे मेम्ब्रेन में ETS डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, यही साइट है किसका? साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो साइट क्या कौन है? ETS का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं NADH2 और FADH2 को ब्रेक डाउन करने के लिए और
एटीपी बनाने के लिए वो सारे के सारे कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब ईटीएस, साइट ऑफ ईटीएस कौन है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब हम आते हैं ईटीएस को डिस्कस करते हैं। ईटीएस को डिस्कस करने से पहले टर्मिनल ऑक्सीडेशन का पूरा जिस्ट देख लो, होना क्या है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन में ये NaDH2 टूटेगा थ्रू ईटीएस। किसमें टूटेगा? NAD प्लस ट्वाइस H प्लस 2 ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। अब ये ट्वाइस H प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 ये आपको दे देगा वाटर। उस वाटर को बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। यही होना है फाइनल। इसी तरह से FADH2 भी टूटना है थ्रू ईटीएस। FADH2 थ्रू ईटीएस ये भी टूटेगा। किसमें टूटेगा? FAD प्लस ट्वाइस H प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। ये ट्वाइस H या प्रोटॉन पेयर प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 ये फिर बनाएगा H2O। इस दोनों वाटर को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ये वाटर क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक वाटर। ये कहीं बाहर से लिया गया वाटर नहीं है। टर्मिनस पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा और वहीं पे प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटाबॉलिक वाटर। और ये भी हो गया मेटाबॉलिक वाटर। ये ओवरऑल एक फेनोमेना है किसका? ईटीएस का। ये डायरेक्ट है, पर हमें देखना है कि ईटीएस है क्या, किस तरह का होता है, क्या क्या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना जी। साइट कौन है इसका? जैसा कि पहले बताया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसमें इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है ना, जैसे साइटोक्रोम, कई तरह के साइटोक्रोम जो अभी हम बताएंगे। साइटोक्रोम्स UQ, इसको हम बोलते हैं मोबाइल कैरियर है। इसको बोलते हैं यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन। उसके बाद तीसरा है तुम्हारा आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन A3 also called cytochrome oxidase। सारे साइटोक्रोम्स आयरन पोरफायरिन है, सब में आयरन है, लेकिन साइटोक्रोम A3 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आयरन के अलावा इसके पास 2 कॉपर के सेंटर है, 2 कॉपर सेंटर्स, जो इजीली हैंड ओवर करता है किसको? इलेक्ट्रॉन को फाइनली टर्मिनस पे, किसको? ऑक्सीजन को, और फिर वो प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर मेम्ब्रेन। तो ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की आप देख रहे हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, आयरन सल्फर प्रोटीन, यूबीक्विनोन। टोटली प्रोटॉन का कैरियर जो आप प्लास्टोक्विनोन पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस में, PQ,
प्रोटॉन कैरियर या हाइड्रोजन कैरियर। नाउ ये साइटोक्रोम बी, जितने भी साइटोक्रोम यहाँ आप देख रहे हैं C1 CA3, साइटोक्रोम A3 ऑल्सो कॉल्ड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसके पास साइटोक्रोम A3 के पास आयरन के अलावा इसके पास 2 कॉपर सेंटर भी होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए ईटीएस में 2 इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है। पहला है कि इसमें 5 मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस हैं, किसके लिए? फॉर ब्रेक डाउन ऑफ NADH2 एंड FADH2। क्लियर, ये इसी ईटीएस में है, फॉर ब्रेक डाउन ऑफ NADH2 एंड FADH2। ये ब्रेक डाउन करेंगे। याद रखना कि ये प्रोड्यूस है किसके? ग्लाइकोलिसिस में 2 बनते हैं, क्रेब्स साइकिल में 6, लिंक रिएक्शन में 2 और 2 FADH2। इसके अलावा जो सब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईटीएस के पास केवल 3 साइट्स हैं, ओनली 3 साइट्स फॉर रिलीज ऑफ प्रोटोन पेयर्स, रिलीज ऑफ प्रोटोन पेयर्स। इनके पास केवल 3 साइट हैं जहां से प्रोटोन रिलीज होंगे। अब ये कैसे रिलीज होंगे और ये मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स क्या है, अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ये 5 मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ईटीएस, ये हम दिखाते हैं आपको। द 5 मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस located in ETS, involved in ETS are complex 1, it is NADH dehydrogenase, ये NADH2 के ब्रेकडाउन के लिए कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 FADH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये FADH2 के ब्रेकडाउन के लिए। बाकी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में ये कॉम्प्लेक्स 3, 4 काम करते हैं। अब ये 1, 2, 3, 4 एसोसिएटेड हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डाउन हिल जर्नी में होता है, जो हम आपको अभी बना के दिखाएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कॉम्प्लेक्स 5 ये है एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज जो आपने पढ़ा था किसमें? फोटोफॉस्फोराइलेशन में, दैट इज CF नॉट CF1 पार्टिकल, बिल्कुल वैसे ही है ना। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है क्रिस्टी से अटैच रहते हैं, जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज F0 F1 पार्टिकल, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये इन्वॉल्व है सिंथेसिस ऑफ एटीपी के लिए, और ये कापल करता है किसको? एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और कापल्ड करने के बाद फाइनली बनाता है एटीपी। अब इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है। 5 बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पढ़ा था CF0 CF1 फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स याद रखिए, फिर हम अब आगे बताते हैं कि ये ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो ये मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स आप देख लीजिए गौर से, बढ़िया से, है ना। कॉपी करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और ये एक चीज आप याद रखिएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, है ना, ये एसोसिएटेड है किससे? साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, और इसके पास 2 कॉपर सेंटर होते हैं, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इनके पास 2 कॉपर सेंटर होते हैं बिसाइड्स आयरन। और आयरन जो है वो हर साइटोक्रोम में पाया जाता है, एंड साइटोक्रोम्स आर आयरन पोरफायरिन। याद आया क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर? ठीक उसी तरह से, तो साइटोक्रोम्स आर आयरन पोरफायरिन। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ NADH2 एंड FADH2। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, ये हो गया आपका ETS मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ जो मॉडल बनाया गया है, डिजाइन, ऐसे बहुत सारे मॉडल मिलेंगे आपको
नए वाले एनसीईआरटी में दूसरे ढंग का दिया, ये समझने के लिए आसान है। बात बराबर है, चाहे आप इसको करें उसको करें, कई तरह के 50 तरह के हैं। अब आप आ जाइए, ये मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल हुआ, लिंक रिएक्शन हुआ, NADH2 बना, FADH2 बना। अब ये ब्रेक डाउन कहां होगा जी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, थ्रू द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ETS। अब देखिए, ये जो स्पेस है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये वाला स्पेस हम दिखा रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये आपका ETS हो गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मैट्रिक्स है, आप देख लीजिए, ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जिसपे ETS है ना, जिसको हम इनलार्ज्ड व्यू यहां दिखाए हैं। उसके बाद ये हो गया आपका ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं, और ये मैट्रिक्स है। और यही बना है क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन के द्वारा, क्या बना है? NADH2 और FADH2 और ये ETS। इसी ETS के थ्रू अब क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। लेट्स सी द ब्रेक डाउन। अब ये NADH2 ये यहां मैट्रिक्स में बना था, ये चला ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद ये बन गया NAD। यहां रिलीज होगा 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैंने 3 साइट्स बताए थे प्रोटॉन के रिलीज होने के, प्रोटॉन पेयर्स के। अब ये देखिए, यहां पहला पेयर NADH2 का रिलीज हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन FMN होते हुए ये FES में आया। अब ये इलेक्ट्रॉन FES होते हुए यूबीक्विनोन में आया। यूबीक्विनोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया, ये क्या हो गया जी? एक्टिव हो गया, और मैट्रिक्स से उठाया, किसको पिकअप किया? प्रोटॉन को, और इसने ट्रांसफर कर दिया दूसरा रिलीजिंग साइट पे। ये दूसरा साइट है किसके लिए? फॉर रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये 2 प्रोटॉन यहां रिलीज हो गए। अब ये डाउन हिल जर्नी चलता जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर जब ये FES साइटोक्रोम B होते हुए FES होते हुए जैसे ये यूबीक्विनोन में आएगा, फिर ये पिकअप करेगा 2 प्रोटॉन और फिर रिलीज कर देगा किसको? प्रोटॉन को। ये 3 साइट हैं किसके? वो रिलीज ऑफ प्रोटॉन पेयर्स। 3 के अलावा कहीं भी चौथा नहीं मिलेगा आपको। अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 में, फिर C में, साइटोक्रोम A3 जो एसोसिएटेड है किसके? मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स 5 से। अब इसके पास CO है। अब ये CO किसको हैंड ओवर करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो CO हैंड ओवर करेगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को। यही है टर्मिनल ऑक्सीडेशन, टर्मिनस पे यूज हो रहा है। अब ये प्रोटॉन के साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा वाटर। इसी वाटर को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वाटर। ये हो गया तुम्हारा ETS। क्लियर? अब FADH2, तो उसको बताने से पहले NADH2 के बारे में देखिए कि NADH2 कितना प्रोटॉन पेयर रिलीज किया? एक तो अपना वाला, तो एक अपना वाला हो गया। दूसरा क्या है? केमी ऑस्मोसिस के द्वारा ये केमिकल एनर्जी को, NADH2 का जो टूटा हुआ ये केमिकल एनर्जी जो डाउन हिल जर्नी किया है ब्रेक डाउन के बाद, उसके वजह से ये पिकअप किया 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से, फिर पिकअप किया 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से यहां पे। तो इसका मतलब NADH2 कितने प्रोटॉन पेयर्स को रिलीज करता है? 3 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन, मतलब 6 प्रोटॉन। और FADH2 एक स्टेप नीचे से आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 यहां है, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 यहां है, तो NADH2 यहां आ जाएगा। ये एसोसिएटेड है FMN के साथ। लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 जो FADH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, वो यहां इस पोजीशन पे, तो FADH2 यहां आके ब्रेक डाउन होगा।
तो उसको कितने साइट मिलेंगे रिलीज ऑफ प्रोटॉन के लिए? केवल 2 साइट, एक यहां मिलेंगे और एक यहां। अब FADH2 का ये टूटा FADH2, ये FADH2 टूटा, ये बनाया FAD। अब ये प्रोटॉन FASUQ होता हुआ ये कहां आ गया? इस साइड में आ गया। यूबिक्विनोन मोबाइल कैरियर है, फिर ये वापस वहां चला गया टू कैरी आउट द फर्दर प्रोसेस। अब ये इलेक्ट्रॉन का जर्नी डाउनहिल जैसा कि पहले बताया था हुआ। फिर ये FADH2 का इलेक्ट्रॉन जब यूबिक्विनोन को मिला तो इसने फिर अगेन पिकअप किया 2 प्रोटॉन को और फिर रिलीज कर दिया कहां पे? यहां पे। फिर यूबिक्विनोन UQ के रूप में वापस वहां चला गया। इसी तरह साइटोक्रोम C1, C, A3 और टर्मिनल ऑक्सीडेशन, फाइनली ऑक्सीजन टर्मिनस पे आया और ये भी मेटाबॉलिक वाटर बना दिया। तो FADH2 का हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है कि ये यही ब्रेक डाउन करेगा, वहां नहीं कर सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पे है। तो FADH2 को अगर हम देखें तो इसके साथ एक तो इसका अपना प्रोटॉन पेयर हो गया FADH2 का, और इसने केमी ऑस्मोसिस किया है कितने का? एक ही अपना हो गया, ये केमी ऑस्मोसिस मैट्रिक्स से उठा के डाल दिया किस पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब ये सारे प्रोटॉन कहां पे आ गए? तो कहता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। आप इसको इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए, ये इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए। तो NADH2 रिलीज करता है कितने पेयर ऑफ प्रोटॉन्स? 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स। और FADH2 2 पेयर्स, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स 2 1 स्टेप नीचे है, इसलिए इसका एक एरिया क्या हो गया? इसका एक प्रोटॉन रिलीज साइट को वो बाईपास कर लिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ही नहीं तो ब्रेकडाउन कहां से करेगा? जिसका जहां गेट पास मिलेगा जिसको वहीं से जाएगा तो ब्रेकडाउन करेगा ही नहीं। आ गया बात समझ में? अब ये आप याद रखना। अब ये सारे प्रोटॉन कहां जमा हो रहे हैं भैया? ये सारे प्रोटॉन 3 पर NADH2 के 3 पेयर्स, पर FADH2 के 2 पेयर्स, जितने भी ब्रेक डाउन होंगे वो आके जमा होंगे कहां पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इस तरह से जमा हो जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये जमा हो जाएंगे। अब ये सारे पिकअप किए मैट्रिक्स से उठा के, ये मैट्रिक्स से उठाया इसने, यहां भी मैट्रिक्स से लिया, तो यहां मैट्रिक्स में प्रोटॉन क्या हो जाएगा? कम, और इंटरमेम्ब्रेन में स्पेस में प्रोटॉन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा। चूंकि ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट स्टैब्लिश हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट का किसके किसके बीच? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स के बीच। अब ये टेंड करेगा, जितने भी प्रोटॉन हैं, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट पाने के लिए ये टेंड करेगा कि हम वापस जाएं कहां? मैट्रिक्स में, क्योंकि मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम है, लेकिन मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, एक्सेप्ट जो हमने आपको बताया पहले भी, F0 F1 पार्टिकल। इसी के थ्रू ये जाएगा किधर? फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स। अब इसको हम पढ़ेंगे अगले हेडिंग में, तुम्हारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ ATP। ओके, हेलो। देखो, कुछ बच्चों के पास जो है वो पुरानी NCERT है और कुछ के पास नहीं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये पुराने NCERT का डायग्राम है और ये जो डायग्राम है ये नई वाली का। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि बच्चे कंफ्यूज न करें।
अब सबसे पहले आइए आप मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ देख रहे हैं नए वाली में, ये है यहाँ पे FMN, यही है मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स 1। अब आप NADH2 को देखिए, NADH2 टूटा कॉम्प्लेक्स 1 में और फिर इसने 2 प्रोटॉन रिलीज किया। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल जर्नी शुरू हो रहा है और इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जर्नी करते हुए जैसे यूबी क्विनोन पे पहुंचता है, यूबी क्विनोन पे वहां से इलेक्ट्रॉन पाके यूबी क्विनोन एक्टिव हो गया और मैट्रिक्स से उठाया किसको, प्रोटॉन को, और प्रोटॉन पेयर को उठा के जो है वो डाल दिया किधर में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इधर भी फिर डाउनहिल जर्नी चलता रहा, साइटोक्रोम बी FES होता हुआ ये UQ में आ गया और फिर प्रोटॉन को उठा के पटक दिया किधर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और फाइनली साइटोक्रोम A और A3 होते हुए आया और फिर कॉपर ने हैंड ओवर कर दिया ऑक्सीजन को, क्या, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बना दिया, मेटाबॉलिक वाटर। अब नए वाले NCERT में देखो कॉम्प्लेक्स 1, अब यहाँ नीचे आओ कॉम्प्लेक्स 2, मतलब FADH2 यहीं आ सकता है, क्लियर। अब तुम देखो उसके बाद ये डाउनहिल जर्नी चल रहा है इलेक्ट्रॉन का और फिर यहाँ पे इसने मेटाबॉलिक वाटर बनाया है, यहाँ देखो। और फिर आ जाओ कॉम्प्लेक्स 4 यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब आ जाओ यहाँ पे तुम देखो कि F0 F1 पार्टिकल है नए वाले में, है ना, पुराने वाले में हम अभी बता के दिखाएंगे दूसरे डायग्राम से। तो यहाँ ATP बनते हुए तुमको दिखा रहा है कि ये इनर मेम्ब्रेन में जो है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ज़्यादा प्रोटॉन जो है क्या कहते हैं कि जमा हो गए, और इधर भी देखिए बहुत ज़्यादा प्रोटॉन जमा हो गए। तो इसके लिए जो है वो क्या करेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टेब्लिश्ड हो गया इधर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच, मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच। अब ये प्रोटॉन टेंड करेगा किधर, वापस जाना चाहेगा अगेन, कहाँ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन इसके लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है एक्सेप्ट किसके, F0 F1 के, जिसको आप ATP सिंथेटेज कहे हैं। आप क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़े थे आप ATP सिंथेसिस फोटोफॉस्फोराइलेशन में। अब ये F0 F1 होके प्रोटॉन जाता है, ये देखिए निकलते हुए दिखा रहा है। जब ये प्रोटॉन जाता है तो एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है, किसमें चेंज आता है, तो ये ATP सिंथेटेज, जो ये कॉम्प्लेक्स 5 है ATP सिंथेटेज, जिसके वजह से ये नॉकआउट करता है किसको, एक प्रोटॉन को, किसका, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। ये P जो लिखा हुआ है ना, देख रहे हो, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एक ऑक्सीजन नॉकआउट कर दिया। अब ये ऑक्सीजन नॉकआउट होने के बाद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो गया, तुम्हारा अनस्टेबल हो गया। अब और इस ATP सिंथेटेज में ATP सिंथेटेज में ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है और इंस्टेबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तब ये क्या करता है, ATP सिंथेटेज ATP को PI के साथ जोड़ देता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ देता है और बना दिया ATP। इसी को हम बोलते हैं बेटे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सिंथेसिस ऑफ ATP बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2। अब दिक्कत कहाँ है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। देखिए NADH2 यहीं आएगा, ये दूसरी जगह नहीं जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 यही है, लेकिन FADH2 यहाँ नहीं आ सकता है। इसलिए यहाँ पे 4H के जगह 2H होगा। ये मेरे हिसाब से NCERT की ये टाइपोलॉजिकल एरर है। अब यहाँ पे 2H होगा, ये 2H। अगर FADH2 का, अगर आप कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ है, FADH2 का 2H यहाँ जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 4H। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, FADH2 का 2H जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा 4H। अब आइए फिर FADH2 को का 2H अगर हम यहाँ जोड़ दें तो ये भी कितना हो जाएगा, 4H। मतलब हमें इस डायग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस नए वाले डायग्राम में। ये होना चाहिए 2H 4H के जगह 4H, ठीक है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे 4H है वो ठीक है,
और यहां होगा अगेन 4H, क्योंकि FADH2 यहां से आएगा, यहां से कम्प्लेक्स टू से, इसलिए वो केवल 2 पेयर ही क्या करेगा, प्रोटॉन जो है रिलीज कर पाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। क्लियर? ठीक है। अब हम तुमको बताएंगे दूसरे वाले डायग्राम में द सिंथेसिस ऑफ ATP, हाउ इट अकर्स। अब द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो दूसरा पार्ट है सिंथेसिस ऑफ ATP, वैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगेन NCERT के डायग्राम के हिसाब से आपको हम बता दें। अब आप देखिए, ये आउटर साइड मीन्स इंटर मेम्ब्रेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये, और ये आउटर साइड जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। समझ गए बात को? तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये पूरा वाला, ये पूरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये हो गया आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। सारे प्रोटॉन्स यहीं जमा हो गए हैं, सारे प्रोटॉन्स यहीं जमा हो गए हैं। कहाँ से? मैट्रिक्स से। कैसे? तो केमी ऑस्मोसिस के द्वारा, थ्रू किसके? ETS के। और ETS लोकेटेड कहाँ है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही ये जो है लोकेटेड है। अब ये है F0 F1, ये बाहर से नहीं, ये भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। अब ये है प्रोटॉन चैनल F0, ये जो है प्रोटॉन चैनल है F0। अब चूंकि हम बता चुके हैं कि सारे आउटर साइड या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में सारे प्रोटॉन जमा हो गए हैं, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टेब्लिश हो गया किसके बीच? आउटर साइड, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स। अब ये टेंड करेगा डिफ्यूज आउट होने का, तो इस टेंडेंसी में ये यूज करेगा परमिएज कैरियर, इस कैरियर का यूज करेगा। इस कैरियर को हम बोलेंगे ATP सिंथेटेज, F0 F1 पार्टिकल। अब ये ATP सिंथेटेज कहाँ पे है यार? तो ये हेड पे है, ये जो F1 हेड देख रहे हैं ना, F1 हेड, यहाँ पे ATP सिंथेटेज। अब ये जो प्रोटॉन टेंड किया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से किधर? ये आया मैट्रिक्स साइड में। तो इसने क्या किया कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एक प्रोटॉन नॉकआउट कर दिया, और कन्फर्मेशनल चेंज आया किसमें? ATP सिंथेटेज F1 में, इस F1 में, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी अपना एक ऑक्सीजन खो के अनस्टेबल हो गया। तब इसमें इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एनर्जी इसको सफिशिएंट मिल जाती है इस F1 को, कि ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के क्या बना दिया? ATP। मतलब 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन कितना ATP बनाया जी? 1 ATP। इसका मतलब है NADH2 3 पेयर, मतलब 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन रिलीज करेंगे, तो एक NADH2 कितना बनाएगा ATP? 3 ATP। ठीक उसी तरह से FADH2 2 पेयर प्रोटॉन का रिलीज करेंगे, तो FADH2 कितना ATP बनाएगा? 2 ATP। यही है बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब हम आगे बैलेंस शीट बनाएंगे कि कंप्लीट ब्रेकडाउन में हमें कितने ATP मिलते हैं। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन करे तो हमें कितने ATP मिलेंगे। जैसे कि 38 लिखा हुआ, कैसे 38 आया है ना, ये हम अब कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो बैलेंस शीट जी, अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूटता है कंप्लीटली, 2 तरह का टूटना होगा, एक कंप्लीटली, एक इनकम्प्लीटली। तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन को ही एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और कंप्लीट ब्रेकडाउन को हम कहते हैं आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन, जैसा कि बताया था पहले कि एरोबिक एनारोबिक के लिए कॉमन है। ग्लाइकोलिसिस का जो अब एरोबिक ब्रेकडाउन में जब यूज होता है, तो ये तो है ही कंपल्सन कि होना ही है। तो ये एक NADH2 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन देता है, अर्थात 3 ATP देता है। तो 2 NADH2 6 ATP देगा।
सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस कितना हुआ था एटीपी का आपका, ये हुआ था आपका 4, और ये ईटीएस के द्वारा देता है, ये याद रखना कि ये ईटीएस के द्वारा देता है। अब सबस्ट्रेट, अब ये 2 NADH2 ईटीएस के थ्रू कितना देगा 6 ATP, मतलब पर NADH2 3 ATP। सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस ऑफ ATP कितना होता है, 2 जगह 2 स्टेप में 4 ATP इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में 2 ATP इज इक्वल टू 4 ATP। अब ATP कंज्यूम्ड, वो भी तो बैलेंस स्टेट में आएगा, तो हम यहाँ कंज्यूम करते हैं ग्लाइकोलिसिस के 2 अलग अलग स्टेप में 1 ATP, तो टोटल कंज्यूम्ड ATP प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए 2 ATP, तो नेट गेन ऑफ ATP कितने हो गए 6 4 10 -2 8, तो हमारा नेट गेन कितना हो गया है ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP का। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए एरोबिक ब्रेकडाउन। अब बच गए 2 पायरोबिक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोड्यूस है। 2 पायरोबिक एसिड, ये देखिए आप 2 पायरोबिक एसिड ब्रेकडाउन में गया, ये 3C कंपाउंड है, ब्रेकडाउन में गया तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एरोबिक ब्रेकडाउन में, तो लिंक रिएक्शन सबसे पहला स्टेप है। यहां पे 2 NADH2 बनते हैं और 2 CO2 निकलते हैं। चलिए 2 NADH2, तो फिर मैंने वही एक NADH2 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन रिलीज करता है और 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन 1 ATP देता है, इसलिए 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन कितना ATP देगा 3 ATP देगा, इसलिए NADH2 जो है 2 NADH2 6 ATP लिंक रिएक्शन में जनरेट करता है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आते हैं क्रेब्स साइकिल में। याद कीजिए आपका 2 CO2 यहां निकल जाता है तो बच जाता है, बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A जो बना, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये 2 जाता है क्रेब्स साइकिल में। इस प्रोसेस में ये 3 स्टेप में जो है 2-2 करके, मतलब इस स्टेप में 2 NADH2 सिंथेसिस, वो क्या करता है 6 NADH2 टोटल बनाता है 3 स्टेप में, और ये कितना हो गया 6 या 18 ATP 18 ATP। उसके बाद 2 FADH2 एक ही स्टेप में बनते हैं, क्लियर, 2 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए, तो ये कितना हो गया 4 ATP। और सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस जो 2 GTP का हुआ था, फिर वो अगेन ATP में कन्वर्ट हो जाता है 2 ATP। तो अब आप यहां देखिए क्रेब्स साइकिल में हमारे कितने ATP बने, ये क्रेब्स साइकिल का ATP का जोड़ है, ये किसका जोड़ है क्रेब्स साइकिल का, उसको हमने सम किया तो ये 18 4 22 2 24, मतलब 24 ATP बने हमारे। अब देखो ग्लाइकोलिसिस 8, लिंक रिएक्शन 6 एंड क्रेब्स साइकिल 24 ATP। तो अब तुम सम इक्वेशन 1 2 एंड 3 का सम करो, तो सम ऑफ इक्वेशन 1 2 एंड 3 इज टोटल गेन कितने ATP का 38 ATP का। कितने मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल ऑफ breakdown of glucose give rise 38 ATP when it break aerobically. It is called complete breakdown of glucose into CO2 and H2O. Okay, ये बैलेंस सेट हो गया। अब यहाँ 1-2 क्वेश्चंस आपको नीट में इस तरह से पूछेंगे। एक पायरोबिक एसिड, सीधा यहां से पूछेगा कि एक पायरोबिक एसिड कितना ATP बनाएगा थ्रू एरोबिक ब्रेकडाउन, तो आप यहां से जोड़िए, इसको तो काउंट करना ही नहीं है क्योंकि हमें पायरोबिक एसिड का पूछा है, पायरोबिक एसिड का पूछा है, यहां पर 2 पायरोबिक एसिड को हमने लिया है। अगर इसको आप सम कर दीजिए तो 6 24 6 30, अगर एक पायरोबिक एसिड जाएगा थ्रू एरोबिक ब्रेकडाउन इट विल प्रोड्यूस हाउ मेनी ATP, तो 30 का आधा कितना हो गया 15, it will produce 15 ATP if 1 pyruvic acid enter in aerobic breakdown। तो 2 24 6 30, इसलिए एक कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब आ जाओ, अब कभी यहां से पूछेगा, यहां से, यहां एसिटाइल कोएंजाइम A इंटर करता है, अब आपसे पूछेगा कि एसिटाइल कोएंजाइम A, एक एसिटाइल कोएंजाइम A कितना ATP बनेगा,
एसिटाइल तो डायरेक्ट इंटर कर रहा है कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल में, तो ये 6 एटीपी तो काउंट होगा नहीं। तो ये कितने एटीपी बने हैं क्रेब्स साइकिल एसिटाइल के, 2 एसिटाइल की वजह से, तो एंट्री की वजह से ये 24 एटीपी बने, 24 एटीपी। इसलिए एक एसिटाइल को एंजाइम कितना देगा, 12 एटीपी। खत्म कहानी, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं, यही है। अब इतना आप कर लीजिए, है ना। अब जहां से जैसे पूछे 2 पायरुविक एसिड, तो हम यहां से काउंट करेंगे 24 और 6 को जोड़ देंगे 30, तो 1 पायरुविक 15, है ना जी। और इधर एसिटाइल को एंजाइम, 2 एसिटाइल को एंजाइम, यहां से हम लेंगे एसिटाइल को एंजाइम में कितना 24, तो एक एसिटाइल को एंजाइम में कितना, तो 12 एटीपी। ओके, खत्म। अब आ जाओ एटीपी के बारे में जान ले कि ये कैसे एनर्जी देता है। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यही एटीपी है, इसको सबसे ये एनर्जी करेंसी कहते हैं। अब ये जो है सबसे पहले जो है इसको कार्ल लोहमैन ने इसको डिस्कवर किया था। अब इसने 2 बॉन्डिंग की एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पहले हम बता दें कि ये न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन है, शुगर है, तो एडेनोसिन, मोनोफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट और ये ट्राइफॉस्फेट। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट बॉन्ड, ये जो स्ट्रेट बॉन्ड है ये लो एनर्जी बॉन्ड है, और ये जो वेवी बॉन्ड देख रहे हैं दोनों, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। अब जब ऑर्गेनिज्म यूज करता है तो ये टूटता है एडीपी, है ना, प्लस पीआई, एक ही हाई एनर्जी बॉन्ड टूटता है, ये वाला एनर्जी बॉन्ड टूटता है। और हमें कितना एनर्जी देता है, इट विल प्रोड्यूस 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कितना एनर्जी देता है, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 एटीपी। मतलब 1 एटीपी प्रोड्यूस 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी, और टूट जाता है किसमें, एडीपी और पीआई में। तो अमूमन इन जनरल जो हमारा टूटता है, बाकी आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, जो टूटता है वो लास्ट वाला जो हाई एनर्जी बॉन्ड है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड ये टूटता है लास्ट वाला, ये वाला। अब बना दिया एडीपी एंड पीआई, और रिलीज किया कितना एनर्जी, 7.3 किलो कैलोरीज, जो हमने यहाँ लिखा। एक और डाटा है रिसेंट की, कुछ लोग कहते हैं कि 8.9 किलो कैलोरीज एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन याद रखना ये एक एवरेज है, हर एटीपी में एनर्जी वैरी करती है, एटीपी टू एटीपी। याद रखो, शॉर्टर द वेवलेंथ ग्रेटर द एनर्जी, है ना, वही स्टोर हुआ ना एनर्जी बॉन्ड के रूप में ग्लूकोज में। तो किसी में एटीपी में ज्यादा एनर्जी बनेगा, किसी में कम बनेगा। तो ये एक ओवरऑल एक एवरेज लेके हम लोग इस पे काम करते हैं। समझ गए ना बात को। और याद रखना कि इफिशियंसी ऑफ एटीपी जो होता है, सॉरी रिस्पिरेशन जो होता है, वो लेस देन कितना 50% ऑलवेज इफिशियंसी ऑफ। तो आप क्या करेंगे, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो 38 एटीपी, है ना, ये इसको मल्टीप्लाई किससे कीजिए, 7.3 से, और जो वैल्यू आएगा, जितना किलो कैलोरीज आएगा, उसको क्या कीजिए आप 686 से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये ऑलवेज कितना आएगा, लेस देन 50%। तो हमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए, या आपका मन करे तो आप ये भी मल्टीप्लाई कीजिए। ये वैल्यू कभी नहीं आएगी 686, 8.9 किलो कैलोरीज से मल्टीप्लाई कीजिए, समझ गए। तो ये आपको वैल्यू लेस देन हमेशा जो है 50% आएगा, 686 किलो कैलोरीज कभी भी नहीं आएगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये एटीपी की ये एनर्जी गया कहाँ। तो बाकी हमें जो है बॉडी को हमारे हीट देता है, टेम्परेचर देता है, जिसको थर्मियोजेनेसिस। तो टोटल एनर्जी का 95% अकेले माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इसलिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया 95% एनर्जी, टोटल एनर्जी का कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ओके। देखो जी, ये क्रेब्स साइकिल द एम्फीबॉलिक पाथवे,
है ना जी, ये एम्फीबॉलिक पाथवे क्या है?